हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार और आज हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर के चार्टर एक्ट 1793। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम चलते हैं। चार्टर एक्ट 1793 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। समझ रहे हैं दोस्तों, आप समझते रहना चीज़ों को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पीठ से भी पहले वाला के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। एक अधिकार से मतलब है केवल इंग्लैंड की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी और इंग्लैंड की अन्य कोई भी कंपनी व्यापार नहीं करेगी भारत में जाकर। तो आप समझें इसको, जो 1793 में समाप्त हो रहा था। अतः चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा यह सीमा 20 वर्ष और आगे बढ़ा दी थी। इसके बाद 1813 में जाकर के समाप्त होगा, फिर से 20 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा, फिर से 1833, 1853, इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा। विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों, ठीक है दोस्तों, विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। अर्थात अब एक दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाने लगा और इसी के आधार पर शासन चलने लगा। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषदों की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव को आवश्यक कर दिया गया। अर्थात गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य वही व्यक्ति होगा जिसे भारत में कम से कम 12 वर्ष तक रहने का अनुभव होगा। बीओसी के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ। ये पिछली बार भी मैंने बताया था। यह व्यवस्था 1919 तक रही। कंपनी प्रतिवर्ष भारत में 12.5 लाख पाउंड कमाती थी। इसमें से कंपनी ने जो 14 लाख पाउंड का धन सरकार से उधार लिया था, 5 लाख पाउंड का वार्षिक भुगतान करती थी। 12.5 लाख कमाए, 5 लाख पाउंड सरकार को दे दिए, 7.5 लाख बचे। अन्य 5 लाख पाउंड स्वामी मंडल ने लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें इंग्लैंड की खुद की महारानी भी शामिल होती थी और इसीलिए इन्होंने ब्याज दर 8% से बढ़ाकर लाभांश की ब्याज दर, ये लाभांश की ब्याज दर है जो 8% से 10% कर दी। गवर्नर जनरल के अलावा प्रांतों में भी गवर्नर जनरल व परिषद का गठन किया गया। प्रांतों में भी, ठीक है, जो इंग्लैंड के कब्जे में थे, जैसे बंगाल था, जैसे संयुक्त प्रांत था, ठीक है, इस प्रकार से गवर्नर जनरल व परिषद का गठन किया गया। परिषद में गवर्नर जनरल के सदस्य 3 होंगे यहाँ से, ठीक है। प्रांतों में भी प्रेसिडेंसी नगरों के लिए सफाई कर्मचारी पहली बार नियुक्त किए जा रहे हैं। प्रेसिडेंसी नगर अर्थात मद्रास, बम्बई और बंगाल। शराब की बिक्री हेतु लाइसेंस जरूरी कर दिया। वरिष्ठ अधिकारी बिना अनुमति के भारत को नहीं छोड़ सकते। यदि छोड़ते हैं तो यह उनका इस्तीफा माना जाएगा। ठीक दोस्तों, मज़ा आ रहा है नहीं नोट्स में, और ये जो मटेरियल है इसमें बताना ज़रूर। अब बीओसी गवर्नर जनरल के निर्णयों को रद्द नहीं कर सकता। पहले कर सकता था, अपवाद था, लेकिन इसका भी अपवाद था। न्याय विधि कर संबंधी निर्णयों को वो अभी भी क्या कर सकता था, निरस्त कर सकता था। अब प्रधान सेनापति को काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक नहीं। प्रधान सेनापति, इंग्लैंड की सेना का प्रधान सेनापति, काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक नहीं। बीओसी के सदस्य प्रीवी काउंसिल से होने भी आवश्यक नहीं, पहले ये प्रावधान था। ज्येष्ठता का सिद्धांत, पद पर रहते हुए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर वरिष्ठ व्यक्ति की नियुक्ति हो सकेगी। इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार के विस्तारवादी नीति का सूचक माना जाता है। अर्थात 1793 चार्टर एक्ट के तहत एक वो ऐसी नीति, ऐसे प्रावधान कर रहे हैं जिससे भारतीय क्षेत्र में विस्तार हो सके, भारतीय क्षेत्र को और अधिक कब्जे में किया जा सके। नियम ही ऐसे ला रहे हैं, स्थायी नियम ला रहे हैं।
कंपनी ने अब भारतीयों के व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति को भी नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। इसी के तहत हम 1813 का भी चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। तो 1813 का चार्टर एक्ट अंग्रेजों के यूरोप में चल रहे, इस समय को समझना, 1813 का है ये समय, 20 वर्ष बाद आ चुके हैं हम। तो अंग्रेजों के यूरोप में चल रहे फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष के कारण ब्रिटिश व्यापार काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था। असल में नेपोलियन द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार मार्ग बंद हो गया था। महाद्वीपीय व्यवस्था से मतलब है फ्रांस उस समय शक्तिशाली हो गया था और उसने पूरे महाद्वीपीय ही पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। एक तरीके से वो अपना शासन चलाना चाहता था पूरे यूरोप महाद्वीप पर। इसलिए सभी चाहते थे कि भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए और ताकि वहाँ पे अन्य कंपनियाँ भी जा सकें और काम कर सकें। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? इसके बारे में बहुत सारे बिंदु हैं। भारतीय शिक्षा पे पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था की जा रही है और दोस्तों वो 1 लाख रुपए अगले 20 साल तक खर्च नहीं हुआ। 1813 में उस सीमा को बढ़ा करके 10 लाख खर्च किया। लॉर्ड मैकाले समिति बनती है, तब जा करके अंग्रेजी के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ से प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था बन जाती है और वो पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। खैर पढ़ते हैं हम क्या क्या बिंदु हैं। तो देखिए, सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। सभी ब्रिटिश व्यापारियों को, अर्थात कंपनी का व्यापारी हो या ना हो, सुनना, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अर्थात इंग्लैंड की अब समस्त कंपनियां आकर के भारत में व्यापार कर सकती हैं। लेकिन सुनो क्या है, जबकि चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार कायम रखा गया। अर्थात चीन से जो चाय का व्यापार करेगा वो केवल अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है, कंपनी के भागीदारों को भारतीय मुनाफे से मात्र 10.5% भाग ही मिलेगा। इस एक्ट के अनुसार भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्थानीय निकाय यानी कि सफाई कर, चौकीदार कर आदि लगा सकते थे। कर न देने पर दंडित करने का भी प्रावधान कर दिया गया था। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की इजाज़त दे दी गई। यहीं से ईसाई धर्म प्रचार स्वावलंबी भारत आते हैं। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या 29,000 निर्धारित कर दी गई एवं कंपनी को भारतीय सैनिकों के लिए नियम एवं कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो भारत ये 29,000 सेना उस समय रह सकती थी, बाद में धीरे धीरे इसी प्रकार से बढ़ाते चले गए। ये था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके बाद 1833 का आएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।